सेक्टर 5 की कंपनी में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आसपास की कंपनी को खाली कराया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सेक्टर 5 नोएडा का, जहां पर एक कंपनी में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग किन कारणों की वजह से लगी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि एहतियातन आसपास की जो कंपनी है उनको खाली करा लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस कंपनी की हैं जिसमें भीषण आग लगी हुई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आग इतनी ज्यादा भीषण है कि आसपास की जो कंपनी है उनको खाली करा लिया गया है ताकि आग और ज्यादा जगह ना फैल पाए। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां यानी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अंकित कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, अपडेट क्या है, सबसे पहले ये बताइए। जी देखिए प्राची, आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 5 स्थित A42 में जो है अब से कुछ देर पहले जो है तीसरी मंजिल पर भयंकर आग लग गई थी। यह जो कंपनी है यह बेसिकली एक्सपोर्ट कंपनी है जो कि जिसमें जो तमाम कपड़े थे उनमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है, जिसके बाद दमकल विभाग की मौके की लगभग 2 से 3 गाड़ियां आई और काफी मशक्कत के बाद फिलहाल अपडेट की बात की जाए तो आग पर काबू पा लिया गया है। और सबसे अच्छी बात है इसमें यह है कि अभी तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं आग पर जो है लगभग 90% जो है आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अभी भी जो है दमकल गाड़ियां जो कुछ बिल्कुल राहत की बात यह है अंकित कि आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। बुधवार से उत्तर प्रदेश में 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। पिछले साल मार्च के कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार से 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोला जा रहा है, जिसकी तैयारियों की तस्वीरें यूपी के कई जिलों से सामने आई है, जहां कोरोना से लड़ाई के बीच अब छोटे बच्चों की पढ़ाई शुरू होने वाली है और जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि 11 महीने बाद जब बच्चे स्कूल आए तो बिना किसी खतरे के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। आपको बता दें कि कोरोना की तमाम SOPs को इन स्कूल्स को फॉलो करना होगा। और आइए अब देखते हैं स्कूलों में पढ़ाई होगी कैसे। दरअसल स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन सिर्फ 50% स्कूल में सिर्फ 50% छात्र ही मौजूद होंगे। एक कक्षा के छात्र छात्राओं की 2 दिन होगी पढ़ाई। सोमवार गुरुवार को कक्षा 6 की पढ़ाई होगी, वहीं मंगल और शुक्रवार को कक्षा 7 के बच्चों की पढ़ाई होगी। बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 के बच्चों की पढ़ाई होगी। अब स्कूलों के लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश हैं ये भी आप जान लीजिए। रोजाना स्कूल का सैनिटाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। दरवाजे, बेंच, डस्टर, डेस्क का सैनिटाइजेशन भी जरूरी है यानी अनिवार्य है। स्कूल में साफ टॉयलेट, साफ पेयजल की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। बच्चों का अलग अलग गेट से स्कूलों में प्रवेश होना भी अनिवार्य किया गया है ताकि भीड़ ना हो। स्कूल खत्म होने पर बच्चे एक साथ बाहर ना जाएं क्योंकि अमूमन इस वक्त पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। स्कूल में सबके लिए मास्क पहनना जरूरी है, अनिवार्य है। खेल प्रतियोगिता, समारोह, उत्सव का आयोजन अभी नहीं किया जा सकेगा स्कूलों में। स्कूल बसों, वैन की रोजाना 2 बार सफाई जरूरी है। तो ये वो SOPs है। और बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या है, बच्चे क्लास में एक दूसरे की चीजें ले या फिर दे नहीं। पेन, पेंसिल, नोटबुक, किताबें, टिफिन शेयर ना करें, ये बहुत जरूरी है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को इस बात का ध्यान रखना होगा। लैब, लाइब्रेरी जैसी जगहों पर एक दूसरे से दूर रहें, यानी वो जो 2 गज की दूरी है वो जरूर बनाए रखें ताकि कोरोना का जो डर है वो ना रहे बच्चों में। तो ये वो तमाम दिशा निर्देश हैं जो अभिभावकों और बच्चों को भी फॉलो करने हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बापू भवन स्थित अपने दफ्तर से ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया है। मान्यता के प्रकरण को जनहित गारंटी योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें सभी कार्रवाई 1 महीना पूरा करने का प्रावधान।
प्रदेश के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली योगी सरकार एक शानदार पहल के लिए कल से यानी कि 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। आज रात 12 बजे से अभ्युदय योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभ्युदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र छात्राओं को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंडल स्तर पर सरकार की तरफ से खुलने जा रहे इन कोचिंग सेंटर्स में सिविल सेवा यानी कि नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 15 फरवरी को संवाद भी करेंगे और 16 फरवरी से अभ्यर्थियों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। यूपी में वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन बजट 22 फरवरी को पेश होगा। हालांकि इस बजट की खासियत यह है कि ये यूपी का पहला पेपरलेस बजट होगा। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहली बार आईपैड पर ही अपना बजट पूरा भाषण पढ़ेंगे। पहले विधायकों को आईपैड खरीदने के लिए पत्र जारी किया गया और अब इस आईपैड को ऑपरेट करने के लिए 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन कार्यक्रम भी रखा गया है, जो 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें हर दिन 3 सेशन होंगे। वैसे भी कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आईपैड तो नहीं खरीदा है, लेकिन आईपैड चलाना जरूर सीख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी रामवृक्ष यादव आजकल आईपैड चलाना सीख रहे हैं। हालांकि रामवृक्ष यादव ने अभी तक अपना आईपैड नहीं खरीदा है, लेकिन किसी और के आईपैड पर तकनीकी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बजट को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों का एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया था, जिसे ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन नाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस बार बजट 5.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो देखिए, योगी सरकार का बजट 22 फरवरी को अब पेश होने जा रहा है और इसके लिए अब तकनीकी का सहारा लिया जाएगा, यानी ये बजट पेपरलेस होगा। जब इस तरह का आदेश है, एक पॉलिसी है सरकार की, तो मैं खरीद लूँगा। ये अपने साथी का लिया हूँ, वो समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अब जो डिजिटल युग है और युग के साथ साथ आदमी को चलना पड़ता है और सारा चीज़ डिजिटल हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार पहली बार यूपी का ये बजट पेपरलेस होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, पहली बार ये पेपरलेस बजट होगा? जी हाँ, माननीय योगी जी ने विशेष रूप से इसके लिए प्रयास भी किए हैं। सभी माननीय विधायकों को सरकार की ओर से टैबलेट दिया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग भी 12, 13, 14 में कराई जा रही है। तो यही कोशिश होगी कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कई फ़ायदे भी हैं। लोगों की जानकारी बढ़ेगी, नई तकनीकी की लोगों को जानकारी मिलेगी और उससे सुविधा भी होगी। हम बहुत मोटी मोटी फाइलें लेके चलते हैं, बहुत कागज़ अपने साथ लेके चलते हैं। ऐसे एक आईपैड में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस होगी। अब धीरे धीरे लोग उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। हादसे में लापता हुए 210 लोगों में से अब भी कई लोग लापता हैं, जिनमें यूपी के कई लोग भी शामिल हैं। वहीं आज यूपी के 3 मंत्रियों का एक दल गन्ना मंत्री सुरेश राणा की अगुवाई में उत्तराखंड पहुंचा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। कल तीनों मंत्रियों का दल हादसे वाली जगह का निरीक्षण करेगा और तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां आज साधु संतों ने चमोली हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और लापता लोगों के वापस आने के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड आपदा में लापता यूपी के लोगों की तलाश और मदद मुहैया करवाने के लिए उत्तराखंड पहुंचे यूपी के गन्ना मंत्री ने आपदा कंट्रोल जाकर लापता लोगों और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उत्तराखंड पहुंचने पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा का क्या कहना था, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उन
तमाम लापता लोगों के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और साथ साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, साथ ही हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1070, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। हमने 2 नंबर और जारी किए हैं। उसी सारे विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए। माननीय मंत्री आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय विजय कश्यप जी, मेरे सहित हम तीनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बात की है। और जो लोग अभी लापता हैं उनका भी जानकारी लगातार प्राप्त करने में रेस्क्यू चल रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, वो तमाम लोग लगे हैं। तो उनकी सूचना, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों, इसी के लिए जो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों के लापता होने की सूचना है उनकी उसी विषय में बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल से पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। किसान आंदोलन के बहाने ही सही, कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन को दोबारा पाने की कवायद शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रदेश के प्रवेश द्वार माने जाने वाले सहारनपुर से हो रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 10 फरवरी यानी कल सहारनपुर दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। ये महापंचायत चिलखाना में होनी है। इसके अलावा उनकी गांधी पार्क में एक जनसभा भी होनी है, लेकिन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल और किसान आंदोलन के तहत फोर्स की तैनाती का हवाला देते हुए प्रशासन ने जनसभा की इजाजत नहीं दी। और देखिए, इससे पहले 2019 की ये तस्वीरें भी हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए थे, मत्था टेका था और यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और अपने आम चुनाव की जो मुहिम है उसकी शुरुआत की थी, चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। और कुछ ऐसी ही करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा भी कल नजर आएंगी। वो मां शाकुंभरी देवी जाएंगी, वहां पर पूजा अर्चना करेंगी और फिर उसके बाद चुनावी बिगुल फूकेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के सहारनपुर दौरे की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रियंका गांधी सबसे पहले सुबह 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से मां शाकुंभरी देवी पहुंचकर दर्शन करेंगी। वहां से रायपुर खानकाहा स्थित मजार भी जाएंगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे चिखलाना इंटर कॉलेज में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी, जहां हजारों की संख्या में किसानों के आने की उम्मीद है। सुबह प्रियंका जी मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए सिद्धपीठ मंदिर जाएंगी और शाकुंभरी देवी में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद वो वहीं से रायपुर जाएंगी और रायपुर में जो दरगाह है वहाँ पे अपनी हाजिरी देकर वो सीधे चिलकाना जाएंगी। चिलकाना में एक्चुअली ज़िला कांग्रेस कमेटी ने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया है। जिस तरह से हमारे किसान आज सड़कों पर पड़े हैं और लगभग 70-75 दिनों से सरकार से इन कृषि विरुद्ध तीनों काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और किसान उनकी बात के प्रति, उनकी मांग के प्रति पूरी तरह संजीदा नहीं है और बिल्कुल अवहेलना कर रही है उनकी मांग की और उनकी बात नहीं सुन रही है। उसी के लिए हम किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे और ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस किसान महापंचायत में श्रीमती प्रियंका गांधी जी आएंगी और वो महापंचायत को एड्रेस करेंगे। यूपी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पेशी में पंजाब सरकार के पेंच डालने की वजह से अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में भाजपा विधायक अलका राय के कांग्रेस पर सवाल उठाने के बाद अब मन्ना सिंह हत्याकांड के पक्षकार अशोक सिंह ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस के नरम रुख पर निराशा जाहिर की है। चिट्ठी में अशोक सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस को अगर मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उसे यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अशोक सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि योगी सरकार के आने के बाद उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस सरकार की नीयत से निराशा हो रही है। प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखने वाले अशोक सिंह मऊ में माफिया मुख्तार के खिलाफ मन्ना सिंह और राम सिंह मौर्य हत्याकांड के पैरवीकार हैं और मुख्तार अंसारी की वजह से उनका पूरा परिवार कई सालों से दहशत में जी रहा है। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारें
चाहे वो पंजाब में है या राजस्थान में है, दोनों जगह की सरकारें लगातार मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ शरण दे रही है। एक छोटे से मामले में मुख्तार अंसारी गए हुए हैं, जो कि एक धमकी का मामला है, और 2 साल हो गए आज तक चार्जशीट नहीं लगी। तो आप लोग क्यों इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं अपराधियों को? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? और अगली खबर, यूपी के माफिया डॉन और जेल में विधायक मुख्तार अंसारी और भदोही के बाहुबली विधायक के परिवार से जुड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी के फरार चल रहे बेटों अब्बास और उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वहीं भदोही के विधायक विजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और लखनऊ में आज दंगा नियंत्रण को लेकर लखनऊ पुलिस ने रिहर्सल किया। लखनऊ के कमिश्नरी में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की अगुवाई में पुलिस का ये रिहर्सल किया गया, जिसमें 5000 के करीब पुलिसकर्मी मौजूद थे। इनमें पुलिस के जवानों के अलावा कई अफसर भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि दंगे के दौरान हालात से कैसे निपटा जाए और दंगाइयों पर कैसे नकेल कसी जाए। कानपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारी परिषद एवं दलित पिछड़ा वर्ग वेलफेयर एसोसिएशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। कर्मचारियों ने कुलपति और रजिस्ट्रार पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाया है। साथ ही कुलपति की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। छोटे बच्चे की पिटाई का हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक कार सवार शख्स ने इस छोटे बच्चे को साइकिल से उतारकर थप्पड़ मारे। ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के तिरुपति गोल्डन पार्क का है। यहां रिहायशी इलाके में एक कार सवार जा रहा था, तभी उसके सामने साइकिल से आ रहा छोटा बच्चा आ गया। तभी कार सवार ने बच्चे को दौड़ाकर पहले पकड़ा और फिर साइकिल से उतारकर उसे थप्पड़ मार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और झांसी में एक मकान खाली कराने के लिए पहुंची पुलिस की ज्यादती सवालों के घेरे में है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस यहां मकान खाली करवाने पहुंची थी, लेकिन यहां की तस्वीर देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। मामला झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र के झोकनबाग का है, जहां पुलिस वाले किराएदार को सड़क पर घसीट कर निकाल रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स को पुलिस वाला जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा है। तभी उसे बचाने के लिए पीछे से कुछ महिलाएं और लड़कियां आ जाती हैं। इस दौरान तस्वीरों में कई पुलिस वाले देखे जा सकते हैं, जिनमें महिला पुलिस भी शामिल है। वहीं एक तस्वीर में पुलिस जब घर खाली कराने पहुंची तो किराएदार पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चियां भी देखी जा सकती हैं। वहीं नवाबाद पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हम मकान खाली कराने पहुंचे थे और अगर इस दौरान गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन यहां जिस तरह की तस्वीर सामने आई, ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस का रवैया सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय आज रायबरेली पहुंचे, जहां सदर की विधायक अदिति सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए का दान दिया। इस दौरान चंपत राय ने कहा कि देश भर से समर्पण राशि आ रही है और मुस्लिम समुदाय भी बहुत बढ़ चढ़कर दान दे रहा है, जो हम सब की कल्पना से कहीं ज्यादा है।